जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 25 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA हुआ है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। इसी यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब हम समझते हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। तो इसे शॉर्ट में FTA बोला जाता है, हिंदी में से मुक्त व्यापार समझौता और इंग्लिश में से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है। तो दोस्तों, दो देश आपस में आसानी से बिजनेस करने के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि दो देशों के बीच आसानी से बिजनेस हो सके, इसके लिए ये एग्रीमेंट किया जाता है। तो व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म की जाती हैं इस एग्रीमेंट में, यानी कि जो टैक्स वगैरह होते हैं उनको खत्म करने का काम किया जाता है। सब्सिडी, ये जितनी भी रुकावटें होती हैं उनको दूर किया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। और दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। जैसे अभी ये जो भारत और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें क्या होगा कि भारत और ब्रिटेन एक दूसरे पर बहुत ही कम टैक्स लगाएंगे या जीरो टैक्स लगाएंगे। कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिस पर जीरो टैक्स भी होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। दोस्तों, इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं? 24 जुलाई 2025 को। हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी और ब्रिटेन के जो मंत्री हैं जोनाथन रेनॉल्ड्स, उनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और किसकी उपस्थिति में ये हस्ताक्षर हुए हैं? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, इन दोनों की उपस्थिति में ये समझौता हुआ है और इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो पिछले 3 सालों से इस एग्रीमेंट को लेकर के भारत और ब्रिटेन के बीच में बातचीत चल रही थी। जब सभी मुद्दों पर सहमति बन गई तब जाकर के इस पर सिग्नेचर हुए हैं। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच में ये जो समझौता हुआ है या FTA हुआ है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं। तो अब क्या होगा? 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में शून्य शुल्क पर प्रवेश मिलेगा, यानी कि भारत से जो वस्तुएं जाएंगी ब्रिटेन में उन पर शून्य टैक्स लगेगा, यानी लगभग शून्य टैक्स लगेगा, जिससे भारत की जो वस्तुएं हैं वो ब्रिटेन में सस्ती मिलेंगी। तो वहां के लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो भारत का व्यापार और बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है वस्त्र, कृषि, रत्न आभूषण और MSME जो प्रोडक्ट होते हैं उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से ब्रिटेन की जो व्हिस्की है, कार है, मेडिकल उपकरण है, ये भारत में आएंगे बहुत ही कम टैक्स पर। तो इससे क्या होगा कि भारत में ये सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनियां भारत के 3.8 लाख करोड़ के सरकारी टेंडर में भी भाग ले सकती हैं। तो ये एग्रीमेंट हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में। दोस्तों, मैप में आप यूनाइटेड किंगडम को देख सकते हैं। तो ये है यूरोप महाद्वीप और यहाँ पर स्थित है यूनाइटेड किंगडम। उसके पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश आते हैं? तो यहाँ पर आप आयरलैंड देख पा रहे हैं, ये है फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड। और आपको ये याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। तो यहाँ पर स्थित है इंग्लिश चैनल। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है ये भी आप याद रखिएगा, लंदन इसकी कैपिटल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अमेरिका की बहुत बड़ी फाइनेंस से रिलेटेड मैगजीन है जिसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन बोला जाता है। तो उसने SBI को बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का अवार्ड दिया है या ये सम्मान दिया है। तो सम्मान किसको मिला है? SBI को। सम्मान किसने प्रदान किया है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने। और ये पुरस्कार 18 अक्टूबर 2025 को IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग के दौरान ये वाशिंगटन DC में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो SBI को ये जो अवार्ड प्रदान किया गया है यह उसकी डिजिटल परिवर्तन, ग्राहक अनुभव और समावेशी बैंकिंग रणनीतियों को
प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों, बात हुई है एसबीआई की, तो चलिए इसकी जर्नी को देख लेते हैं कि ये एसबीआई बना कैसे। तो 1806 में होता क्या है कि बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की जाती है। फिर 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों बंगाल, बॉम्बे और मद्रास का विलय करके एक बैंक बनाया जाता है जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। फिर 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अधिग्रहित किया और इसको नाम दिया भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो हैं श्रीनिवासुलु शेट्टी और ये 2024 में एसबीआई के अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका चाइना। ठीक है, तो चाइना के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। इस मैप को देखिए, आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ये जो एरिया है ये तिब्बत वाला एरिया है और इसी एरिया में ये जो नदी है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तिब्बत वाले एरिया से होकर के और फिर ये भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर ये असम राज्य से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और फिर वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब चाइना कहाँ पर बांध बना रहा है? यहाँ। ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर चाइना के द्वारा बांध बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको नोट कर लीजिएगा। तो चाइना के द्वारा यारलुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप मैप देखिए, ये जो तिब्बत वाला एरिया है यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तब इसे यारलुंग सांगपो बोला जाता है। ठीक है, और चाइना के द्वारा इस परियोजना का नाम दिया गया है यारलुंग सांगपो बांध लोअर रीचेस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? इंगची क्षेत्र में बनाया जा रहा है जो कि तिब्बत में है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है और यहाँ पर वो बांध बना रहा है। इसकी शुरुआत यानी कि इसको बनाने की जो शुरुआत है वो अभी की गई है। इसका उद्घाटन चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली कियांग के द्वारा किया गया है और इसकी जो लागत बताई जा रही है वो 14 लाख करोड़ की लागत बताई जा रही है और यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी किया जाना है। तो 60,000 मेगावाट के आसपास यहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन किया जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा बांध होगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में है। तो मानसरोवर झील के पास ये ग्लेशियर है, वहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई बताई जाती है वो लगभग 2900 किलोमीटर की बताई जाती है। तो चाइना यानी तिब्बत में जब ये बहती है तब इसे यारलुंग सांगपो बोला जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे सियांग दिहांग के नाम से जाना जाता है और भारत में जब असम में होती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है और जब ये बांग्लादेश में होती है तब इसे जमुना बोला जाता है और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है तब इसे मेघना नाम दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इनको आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो कि असम राज्य में है, ये किस नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश है और ये है असम वाला एरिया और यहाँ से ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में और यहाँ से आती है गंगा नदी और ये दोनों मिलकर के फिर क्या बनाती है? मेघना। फिर ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा भी बोला जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लागू किया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूएई ने शुगर बेस्ड टैक्स लगाने की बात कही है जनवरी 2026 से। तो इसमें होगा क्या कि जो मीठे पेय पदार्थ हैं उनमें जितनी अधिक चीनी होगी उतना ही अधिक टैक्स लगेगा। अब इस टैक्स को लगाने का उद्देश्य क्या है? तो चीनी की खपत को कम करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए ना चीनी बहुत ही हार्मफुल होती है। तो यूएई में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए और चीनी की खपत को कम करने के लिए ये टैक्स लागू किया जाएगा। हालांकि यूके, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका में इस प्रकार के नियम भी हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या इस प्रकार का नियम भारत में भी लागू होना चाहिए
ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात करते हैं यूएई की, तो अबू धाबी इसकी राजधानी है और यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और पीएम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और जो यूएई है इसकी जो स्थल सीमा है वो ओमान और सऊदी अरब से लगती है और ईरान और कतर से इसकी समुद्री सीमा लगती है। तो यहाँ पर यूएई को देख सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया है, ये है ओमान, तो इसकी स्थल सीमा इन दोनों देश से लगती है। बाकी इसकी जो समुद्री सीमा है वो ईरान और कतर से लगती है। देखिए यूएई का मैप आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो वास्को गोवा में इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रचेत। और इसका निर्माण किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और इसको कब लॉन्च किया गया है? 23 जुलाई 2025 को। और कहाँ पर इसकी लॉन्चिंग हुई है? वास्को गोवा में। समुद्र प्रचेत इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए तैयार किया गया है, यानी कि इस पोत का इस्तेमाल कौन करेगा? इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो अगर कभी समुद्र में तेल रिसाव हो जाता है, यानी कि कोई जहाज जा रहा है, ऐसी स्थिति में तेल रिसाव हो जाता है या फिर कोई घटना हो जाती है, तो वहाँ पर ये जो पोत बनाया गया है ये तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता है, वहाँ पर बचा सकता है लोगों को। और इसके अलावा जो तेल रिसाव की स्थिति है उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए ये समुद्र प्रचेत जो पोत है वो बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि और इसका काम होता है समुद्र में तस्करी, अवैध मछली पकड़ना और जो इल्लीगल गतिविधियां होती हैं समुद्र में उसको रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस भी मनाया जाता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है कर्कडका वावू वाली उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह उत्सव अभी हाल ही में केरल राज्य में मनाया गया है। ठीक है, तो यह केरल राज्य में व्यापक रूप से मनाया जाता है। अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो इस दिन केवल एक बार चावल से बना भोजन ग्रहण किया जाता है लोगों के द्वारा। देखिए बात हुई है केरल की, तो केरल की लोकेशन आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है केरल। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तिरुवनंतपुरम राजधानी है। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 140, राज्यसभा की 9, लोकसभा की 20 सीटें हैं। नेशनल पार्क हैं अनाबुडी, 16 नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और यहाँ के लोक नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और तैयम। अगला क्वेश्चन है आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 24 जुलाई को। तो दोस्तों हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। तो अंग्रेजों के द्वारा 24 जुलाई 1860 को यहाँ पर पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। ठीक है, तो इसी घटना को याद करने के लिए ही आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। हुआ क्या था कि 1857 में अंग्रेजों को बहुत अधिक नुकसान हो गया था, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने इनकम टैक्स शुरू किया था 1860 में। तो 24 जुलाई के दिन ये शुरू किया था, इसलिए 24 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। तो जेम्स विल्सन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2010 में भारत सरकार के द्वारा 24 जुलाई को इनकम टैक्स दिवस घोषित किया गया था। तो भारत सरकार का जो आयकर विभाग है वो इसका आयोजन करता है और इसका जो उद्देश्य है वो है जो टैक्स पेयर होते हैं उनको सम्मानित करना। 2025 की थीम है डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा। जुलाई माह के कुछ प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज करते हैं। तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, एसबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान की विधानसभा में कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन 24 जुलाई 2025 को किया गया है। और आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन जो राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी उनके द्वारा किया गया है। और ये जो कारगिल शौर्य वाटिका बनाई गई है इसका उद्देश्य है कारगिल युद्ध 1999 के शहीदों को श्रद्धांजलि देना।
तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत को जीत मिली थी। तो इसमें हमारे जवान शहीद हो गए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक कारगिल सौर वाटिका का उद्घाटन हुआ है राजस्थान विधानसभा के कैंपस में जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, फिडे महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है दिव्या देशमुख। तो दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 2025 में जो फिडे महिला विश्व कप आयोजित किया जा रहा है, ये शतरंज से रिलेटेड है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो 2025 में इसका आयोजन जॉर्जिया देश में किया जा रहा है। उसका आयोजन फिडे के द्वारा यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आदि तिरुवथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो दोस्तों, आदि तिरुवथिरई महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जा रहा है 23 से लेकर 27 जुलाई 2025 तक। तो तमिलनाडु में जो गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर है उसमें इसका आयोजन किया जा रहा है, और यह जो उत्सव है यह राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर मनाया जाता है। तो राजेंद्र चोल प्रथम की बात करें तो यह चोल साम्राज्य के एक प्रसिद्ध राजा थे और इनका शासनकाल 1012 से 1044 ईस्वी तक रहा है। चोल वंश से इनका संबंध रहा है। दक्षिण भारत से लेकर गंगा के मैदान, श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक चोल साम्राज्य का विस्तार इनके द्वारा किया गया था। गंगा विजय के बाद इन्हें गंगई कोंडा चोल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लें। तो इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर लें। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। इसके अलावा स्टडी करके ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन कर लें। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है RENI600, तो आपको छूट मिल जाएगी। और आपको याद रखना है कि ये जो कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह निसार कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंक क्या है? 77। और खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? झारखंड। राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया मिशन कब शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत ने 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2023 को। दिल्ली सरकार द्वारा ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेताओं को कितनी राशि दी जाएगी? 7 करोड़। किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? श्रीलंका। किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तमिलनाडु। और किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला किया है? अमेरिका। मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। WTA टूर स्तर पर एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनी है? वीनस विलियम्स। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख जलप्रपात डिस्कस करेंगे। तो जोग या गरसोपा की ऊंचाई है 253 मीटर, श्रावती नदी पर है कर्नाटक में। चित्रकूट 29 मीटर ऊंचा है, इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। शिव समुद्रम 98 मीटर ऊंचा है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। गौतम धारा या जोन्हा 45 मीटर ऊंचा है, राढ़ू नदी पर है, झारखंड में है। हुंडुरु 98 मीटर ऊंचा है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में है। लोध या बूढ़ा घाघ 143 मीटर ऊंचा है, बूढ़ा नदी पर है, झारखंड में है। गोकक 52 मीटर ऊंचा है, गोकक नदी पर है, कर्नाटका में है। दसम 44 मीटर ऊंचा है, कांची में है, झारखंड कांची नदी पर है, झारखंड में। और पाईकारा 61 मीटर ऊंचा है, पाईकारा नदी पर है, तमिलनाडु। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि हेमंत सोरेन किस राज्य के CM हैं, तो वो झारखंड के CM हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर झारखंड बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको मिल जाएंगी। तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं।